वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और इसके पहले हमने पूरा वो पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं हम। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पॉलन ग्रेन देख चुके हैं। उसके बाद अपना एनाट्रोपस ओव्यूल देख चुके हैं। पॉलन वायबिलिटी देख चुके हैं। पॉलन टेबलेट्स क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बनाते जा रहा हूँ, इसको तुम समझते जाओ और नोट करते जाओ। देखो, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो मेजोरिटी में हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसके पास अपना एंड्रोसियम भी हो और गाइनोसियम भी हो, मतलब दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो, ठीक है। एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और ये इसका मतलब समझो कि ये ऑटोगेमी को इनडायरेक्टली बता रहा है। ये जो बता रहा है वो ऑटोगेमी को इनडायरेक्टली बता रही है। जो सेम फ्लावर बोल रहा है ना, इसका मतलब हुआ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो देख लो यहाँ से पहले तो हम वजह जानते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है और ये टॉपिक में कहना क्या चाहता है एनसीईआरटी। ये पूरी लाइन एनसीईआरटी की है। तो देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द सेंस एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, वो पहला पॉइंट है कि हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, इन द सेंस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को, जिसके पास मेल और फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसके वर्ड पे, जो कि है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी इन द सेंस पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज हो गया। यहाँ से सेल्फ पॉलिनेशन का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब ऑटोगेमी ये प्रोड्यूस करेगा, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे साथ में, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बहुत ज्यादा है। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का चांस बहुत ज्यादा है। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन करने का एक नुकसान ये होता है कि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, आओ इसे समझते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होता है ना कि वो सेल्फ इनकम्पेटिबल हो जाता है, मतलब वो खुद से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ से इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब हो जाता है स्टर्लिटी। स्टर्लिटी तुम्हें पता है ना, कुछ ह्यूमंस में कपल्स भी फर्टाइल की जगह स्टराइल हो जाते हैं। तो ये भी, तो फ्लावर भी ना खुद से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता है, उसके लिए वो इनकेपेबल हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो नए नए मेथड्स को अडॉप्ट किए हैं, नई नई सिचुएशन में एडाप्टेशंस को वो उन्होंने अपने अंदर लिया है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को उन्होंने डिस्करेज किया, इन द सेंस उसे साइड किया है। और यहाँ पे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन का मेथड अपनाया है, ठीक है। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीजेज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब यहाँ पे देखो, कुछ प्लांट्स में, सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स में क्या होता है कि जो एंथर होता है और जो तुम्हारा ओवरी होता है, मेल एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये साथ में तुम्हारे मेच्योर नहीं हो पाते हैं। तो साथ में जब मेच्योर नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पहला रूल था ना कि दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस सेम टाइम पे वो दोनों अपना मेच्योर होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, मेच्योर होने चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen grain। या यहाँ पे दो चांसेस है, या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए या फिर अपना पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाए। क्योंकि साथ में अगर ये दोनों मैच्योर होते हैं, साथ में ये दोनों अगर फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसे ओवरकम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ चुका है, स्टर्लिटी आ चुकी है, इनकेपेबिलिटी आ चुकी है, तो उसे ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये कंडीशन भी मस्ट है कि यहाँ पे दोनों के मैच्योरिटी टाइमिंग में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा पहले आउटब्रीडिंग का एक ओवरव्यू। अब देखो, हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स का से मतलब क्या है।
पहला हम जो उसमें हमारा वर्ड है, तो हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है मोस्ट प्लांट्स हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स वो होते हैं जिसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आ जाओ अब अपने नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। दे में बी पॉलिनेटेड देमसेल्व्स और बी पॉलिनेटेड अनदर बाय अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज और जीनस। इसका कहने का मतलब है कि हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपना इनब्रीडिंग डिप्रेशन पे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स ऑब्वियस सी बात है वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। तो आओ यहाँ पे अब देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू ये अपना इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करते हैं। पहला होता है डाइकोगैमी। ग्रीक वर्ड्स हैं, डाइका मीन्स टू, गैमोज मीन्स मैरिज, ठीक है। डाइकोगैमी मीन्स टू मैरिज। हेयर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा आर इन नेचर एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज इनिबिटेड। इसके कहने का मतलब है ना, डाइकोगैमी में क्या होगा, या तो एंथर पॉलन ग्रेन या फिर स्टिग्मा, इनके मैच्योरिटी में बहुत टाइम गैप होगा। कोई या तो पहले मैच्योर हो जाएगा या एक बाद में मैच्योर होगा। एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखना है, सेल्विया, सनफ्लावर, रोज और ग्लोरियोसा, ठीक है। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल जो मैंने मार्क किए हैं ये तुम याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। देखो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, प्रोटोएंड्रस या प्रोटोएंड्री, प्रोटोकाइनस या प्रोटोकाइन। प्रोटोएंड्रस में क्या होता है कि पहले तुम्हारा मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना वो मैच्योर हो जाएगा, इन द सेंस एंथर मैच्योर हो जाएगा और पॉलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो जाएंगे। प्रोटोकाइनस में होगा ये कि तुम्हारी जो स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर हो जाएगा और पॉलन ग्रेन्स अदर प्लांट से आकर के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे, अपना पॉलिनेशन करेंगे। In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that pollen cannot come in contact with stigma of same flower. कुछ स्पीसीज में, कुछ अलग स्पीसीज में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, जिसके वजह से जो पॉलन होता है सेम फ्लावर का जो पॉलन होता है वो स्टिग्मा तक नहीं आ पाता। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। जो अभी हमने ये देखो आउटब्रीडिंग में डाइकोगेमी हमने पढ़ा और यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं हम, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। इसे आप एक तरह से हर्कोगेमी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल बैरियर लगा दिया जाता है। देखो इसमें ना बहुत सारे, मतलब मुझे लग रहा है टोटल 7 मेथड्स होते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे, इसका एक अलग से लेक्चर आएगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो उसे तुम जरूर देखना इस टॉपिक को समझने के लिए। अभी हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं, इसको डेप्थ में समझाने के लिए एक मैं लेक्चर बनाऊंगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करके, तो उसे तुम देखना जरूर। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो दोनों डिवाइसेस, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी इन द सेंस अपना सेल्फ पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट करते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। क्रॉस पॉलिनेशन हो सके तो अपना इनब्रीडिंग डिप्रेशन ओवरकम हो सके। द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दो के बारे में हमने बात किया, तीसरा जो मेथड है वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब सेल्फ स्टरलिटी, STERLITY, सेल्फ स्टरलिटी, ठीक है। मैंने स्पेलिंग को बता दिया क्योंकि आप लिखने में दिक्कत हो रही है। तो दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पे देखो ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी की दोनों की बात हो रही है। तो दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। तो ये क्या करता है ना कि अपना पॉलन ट्यूब और पॉलन जो बनता है, अपना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन मैंने बताया था ना कि वेजिटेटिव सेल ट्यूब्स बनाती है और जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना पॉलन ट्यूब को ये इनहिबिट कर देती है, उसका ग्रोथ को रोक देता है ये। और पॉलन जर्मिनेशन जो स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट करता है पॉलन ग्रेन, उसको भी ये रोक देता है। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी एक स्लाइड आ रहा है इसके बाद, तो हम उसमें समझा रहे हैं तुम्हें S1 S2 क्या होता है, इसका जो मैचिंग होता है वो क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से तुम समझो कि सेल्फ इनकम्पेटिबल हो जाते हैं, मतलब सेल्फ स्टेराइल हो जाते हैं, सेल्फ इनकेपेबल हो जाते हैं ऑफ पॉलिनेशन। Another device is to prevent self pollination is the production of unisexual flowers। देखो सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, उसके पास एंथर भी हो, एंड्रोसियम भी हो और गाइनोसियम भी हो, ठीक है।
अब किसी कोई एक हो जाए, या तो एंथर हो या तो गाइनोसियम हो, अगर ऐसा फ्लावर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ऑटोमेटिक वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाएगा। बढ़ क्या जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा अगर कि कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाए तो देखो ऐसे कंडीशन में बाहर से या तो पॉलिन ग्रेन आएगा, या तो यहाँ का पॉलिन ग्रेन बाहर के स्टिग्मा पे जाकर के पॉलिनेशन कराएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ इन दोनों चारों कंडीशंस में हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हमें किसी भी कीमत पे क्रॉस पॉलिनेशन ही कराना है, ठीक है। सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमें किसी भी कीमत पे क्रॉस पॉलिनेशन ही कराना है। सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ही होगा अगर लंबे समय तक करते हो तो इसे ओवरकम करने के लिए हमें किसी भी मेथड से क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर, मोनोसियस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी। देखो क्या कह रहा है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट सेम प्लांट। देखो अब देखो यहाँ पे तुम्हें मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। देखो यहाँ पे ये एक प्लांट है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझो तुम, रुको। ये एक प्लांट है, अरे यार ये एक प्लांट है, देखो इस पे एक फ्लावर यहाँ पे लगा है और एक फ्लावर यहाँ पे लगा है। जस्ट सपोज इसके पास है अपना मेल वाला पार्ट एंड्रोसियम, इसके पास है अपना फीमेल वाला पार्ट गायनोसियम। दोनों फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब किसी एक उसके या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, कोई एक जेंडर, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब तुम्हें समझ आ गया। तो देखो गिटोनोगेमी में अपना ये होता था कि सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो। ऑटोगेमी में ये होता था कि सेम फ्लावर के सेम मतलब सेम प्लांट के सेम फ्लावर में एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट के पॉलिनेशन हो। गिटोनोगेमी में होता है कि एक प्लांट के दो फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर देगा बट गिटोनोगेमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिसेक्सुअल यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे जेनेटिकली तो ये सेम रहेंगे बट यहाँ पे गिटोनोगेमी को ये नहीं प्रिवेंट कर पाएगा। ये इसमें कैस्टर में और मेज में। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, तो उसमें मेज का एग्जांपल रहे, मेज का अलग से ऑप्शन रहेगा, कैस्टर का अलग से ऑप्शन रहेगा, तो तुम्हें कोई एक रहेगा तो तुम्हें इसे टिक करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो याद कर लेना इस चीज को। ये मेरे टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन गलत होता है इसलिए मुझे याद है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। In several species such as papaya, male and female flower are present on different plants. This is each plant is either male or female. Dioicy. यहाँ पे चार टर्म्स आ रहे हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है या तो उसके पास मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। तो अगर कोई एक पार्ट होगा तो उसके लिए दो प्लांट्स चाहिए होगा ना। तो यूनि अगर सेक्सुअल हुआ तो डायोसियस प्लांट होगा। समझो बात को, या तो जैसे ह्यूमंस है, मेल होता है फीमेल्स होता है, तो हम यूनिसेक्सुअल है। अगर किसी एक पर्सन की बात किया जाए तो वो यूनिसेक्सुअल है। अगर उसके डायोसियस मोनोसियस और डायोसियस कंडीशन पे बात किया जाए कि वो मोनोसियस है या डायोसियस है, तो वो होगा डायोसियस। समझिए, इन दोनों में से ऐसे समझो, ये दोनों जो है ना, अगर ये यूनिसेक्सुअल हुआ तो ये डायोसियस होगा, ये बाइसेक्सुअल हुआ तो ये मोनोसियस होगा। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया। तो वही बता रहे हैं कि पपाया जैसे प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे होते हैं। तो यहाँ से क्लियरली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, एक प्लांट या तो मेल प्लांट होगा या तो फीमेल प्लांट होगा। तो उसे डायोसियस की कंडीशन, डायोसी बोलते हैं या डायोसियस कंडीशन, वो फुलफिल कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा और इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो अपनी है वो ओवरकम हो जाएगी आसानी से। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। अब देखो सेम प्लांट है ही नहीं, सेम प्लांट पे या तो मेल फ्लावर्स ही हैं या फिर फीमेल फ्लावर्स ही हैं, तो यहाँ पे अपनी गिटोनोगेमी भी नहीं होगी। ऑटोगेमी तो क्लियरली नहीं होगी बट गिटोनोगेमी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जा रहा है। दोनों प्लांट्स का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे अपना आउटब्रीडिंग डिप्रेशन इजिली हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे देखो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो हमारा पहला टर्म था ना यहाँ पे,
देखो सेल्फ इनकम्पेटिबल, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो यहाँ पे अपना सेल्फ एक टर्म आया था सेल्फ इनकम्पेटिबल। देखो यहाँ पे है ना, थर्ड डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे करता है। यहाँ पे लिखा था ना, ओव्यूल्स इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। अब देखो यहाँ पे ये रहा, जस्ट एग्जांपल मान लो इस फ्लावर का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है S1 एंड S2, मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन, मेल और फीमेल पार्ट का कॉम्बिनेशन है S1 एंड S2, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन आया उसका भी कॉम्बिनेशन है S1 एंड S2। तो यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं। जब दोनों मैच करेंगे, जब दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन मैच करेगा तो ये वाला मतलब खत्म हो जाएगा। इसमें फर्दर ना पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाएगा और ना ही अपना पॉलन ट्यूब बन पाएगी। अब देखो यहाँ पे S1 S2 है, यहाँ पे S1 और S3 आ रहा है, तो इसमें से एक मैच कर रहा है ना, एक पॉलन ग्रेन मैच कर रहा है, तो वहाँ ये भी कंडीशन नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे देखो S1 भी है और S3 S4 है, जो पॉलन ग्रेन अपना आया है वो S1 S2 के ऊपर, S1 S2 फीमेल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है और S3 S4 अपना उसका आ रहा है पॉलन ग्रेन का। तो यहाँ पे चारों डिफरेंट है, देखो कोई भी मैच नहीं कर रहा है पॉलन्स में से या फिर इसमें से। तो ये तुम्हारा ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही है। और यहाँ पे इस वाली कंडीशन में पॉलिनेशन होगा, इस वाली कंडीशन में पॉलिनेशन अपना होगा, पॉलिनेशन इस वाली कंडीशन में अपना होगा, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी समझ आ गया। पॉलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल प्रमोट्स आउट क्रॉसिंग। इसका मतलब है कि इन दोनों लास्ट के, इस वाले का और इस वाले का जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं एक भी मैच कर रहा है बट मैच कर रहा है। तो यहाँ पे अपना पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आउट क्रॉसिंग होगा, इन द सेंस आउट क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा है, इसमें नया नया कॉम्बिनेशन बन रहा है इस वाले में, तो इस वाले में पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से अपना जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। यह एक मेथड है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, ठीक है। अब आते हैं हम, देखो ये मैं बता रहा था ना कि कुछ ऑटोगेमी प्रिवेंट्स, ऑटोगेमी देखो ऑटोगेमी उसमें प्रिवेंट होगा ना जहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पे दो चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कोई एक पार्ट होगा, तो यहाँ पे अपना देखो, अगर ये मैं बता रहा था ना कि ये या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे प्लांट की जरूरत चाहिए तुम्हें। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट में दूसरे प्लांट की जरूरत चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोगेमिक प्रिवेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। गिटोनोगेमी में जैसे मान लो ये फीमेल है ये मेल है, देखो यहाँ पे कहीं था ना ये बोथ मेल एंड फीमेल, कैस्टर इसका एग्जांपल हो गया, और पपाया, ये तुम्हारा ये कैस्टर में हो जाएगा, ये पपाया वाला एग्जांपल हो जाएगा। तो देख रहे हो इस वाले में गिटनोगेमी तो नहीं प्रिवेंट कर पाएगा बट ऑटोगेमी प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन होना ही है क्योंकि दोनों प्लांट ही अलग हो गए हैं, समझ रहे हो बात को। तो यही मैं समझा रहा था उस टाइम पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज में। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन पे। पॉलन पिस्टल, पॉलन डज नॉट जर्मिनेट, पॉलन डज नॉट गारंटी the transfer of right type of pollen compatible pollen of the same species as the stigma। देखो पॉलिनेशन, कभी भी पॉलिनेशन हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। तो पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जाना, ये पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। अब सेम टाइप का पॉलिनेशन जा रहा है, सेम स्पीसीज का जा रहा है पॉलन ग्रेन या डिफरेंट स्पीसीज का, समझ रहे हो बात को। सेम स्पीसीज का जा रहा है या डिफरेंट स्पीसीज का, ये वो गारंटी नहीं करता है पॉलिनेशन की, मतलब तुम्हारा पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही।
यहाँ पे एक लिविंग वर्ल्ड में तुमने रूल पढ़ा होगा कि लिविंग बींग्स ओनली रिप्रोड्यूस इन सेम स्पीसीज, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज में नेचुरल बैरियर्स आ जाते हैं, वहां पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अगर बाई चांस रिप्रोड्यूस कर भी लिए तो वो फर्टाइल नहीं होंगे उनके ऑफस्प्रिंग्स। तो वही है कि यहाँ पे पॉलिनेशन कोई गारंटी नहीं लेता कि तुम्हारा मतलब राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन ही आया है और आगे फर्दर तुम्हारा वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ऑफन pollens of wrong type either from the other species or from the same plants, it is if it is self incompatible also land on stigma। देखो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल भी हो सकता है या फिर अदर स्पीसीज से भी आ सकता है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबल मतलब सेल्फ स्टेराइल, जो अभी मैंने S1 S3 वाला बताया था ना तुम्हें, S1 S2 S3 S4, वो उसका मतलब होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगर मैच किए तो वो क्रॉस कर देगा। तुम्हें मैं एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक बता रहा हूँ। हमारे कल्चर में क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज नहीं होती है, स्पेशली हिंदुइज्म में क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज नहीं होती है। क्यों? इसके पीछे का कारण ये है ना कि जब कोई भी क्लोज वंस होते हैं, ब्लड वाला रिलेशन तुमने सुना होगा, हिंदुइज्म में ब्लड रिलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ब्लड रिलेटिव्स में मैरिज प्रोहिबिटेड है। मॉडर्न जमाना है, कुछ भी करें, बट इसके पीछे की साइंस जान लो तुम। जो हिंदुइज्म में ब्लड रिलेटिव्स होते हैं ना, जैसे क्लोज वंस हो गए, उनमें मैरिज इसलिए है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, मोस्ट ऑफ द, पूरे तो नहीं क्योंकि वेरिएशन हर जगह आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो रेसेसिव, जैसे मान लो ना कि कहीं किसी का कोई डिजीज रेसेसिव कंडीशन से हो रही है या फिर डोमिनेंट कंडीशन से हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिजीज वापस से रिपीट हो जाए, क्योंकि जब यहाँ पे जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होंगे, क्लोज वंस जब रहेंगे, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक मतलब कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ना। उस मैचिंग में बहुत सारे चांसेस आ जाते हैं ना कि वहाँ पे कुछ डेंजरस डिजीज वापस से आ जाए। इस वजह से यहाँ पे हमारे हिंदुइज्म धर्म में जो रिलीजन है अपना, उसमें क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज नहीं होती। ऐसा बाकियों में भी होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अपने का आइडिया है मुझे। तो देखो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, यहाँ से तुम्हें मैं समझा दिया कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबल जब भी आए तो तुम समझ लेना कि जब हमारे क्लोज वंस में मैरिज इसलिए नहीं होती क्योंकि हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, समझने के लिए बस बता रहा हूँ, हमारे जेनेटिक कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं मैच करते होंगे, इस वजह से नहीं होती है। दूसरा, किसी अदर स्पीसीज का आ जाता है बैरियर। नेचुरल बैरियर होता है कि सेम स्पीसीज के ही इंडिविजुअल्स अपने आप में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी दूसरे स्पीसीज का कोई भी इंडिविजुअल मतलब आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, कॉम्पेटिबल और द रॉन्ग टाइप। जो पिस्टल होता है, पिस्टल क्या होता है पता भी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पेल या पिस्टल। तो इसके पास ना एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि वो तुम जो पॉलन ग्रेन आया है वो उसके खुद का मतलब उसके खुद का मतलब कॉम्पेटिबल है उसके लिए, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है या फिर किसी अदर स्पीसीज का है। तो इसकी जांच के लिए जो अपना पिस्टल कार्पल होता है वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। If it is of right type, the pistil accept the pollen and promote post fertilization events and that lead to fertilization। अगर वो सेम टाइप का हुआ यानी कॉम्पेटिबल हुआ तो पिस्टल जो है उसे फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए भेज देगा और वहां से फर्टिलाइजेशन अपना हो जाएगा। ये देखो मैंने तुम्हें एक बताया था कि पॉलन ट्यूब 3 तरीके से जाकर के फ्यूज करती है, पोरोगेमी, मीजोगेमी, चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी तुम देख सकते हो यहाँ से चैलेजल एंड से आ रहा है। चैलेजल एंड ये सब क्या होता है मैंने तुम्हें बता रखा है, एनाट्रोपोसोब्यूल, जाना सर्च करना मेरे चैनल पे एनाट्रोपोसोब्यूल, तुम्हें ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा, बोर्ड पे मैंने समझा रखा है इसे अच्छे से। देखो चैलेजल गेमी चैलेजल एंड से आती है पॉलन ट्यूब और जाकर के एग अपरेटस से फ्यूज कर जाती है। मीजोगेमी में इंटेगुमेंट्स के बीच में से आती है, मीजो मतलब बीच में होता है, तो इंटेगुमेंट्स के बीच में से आकर के जाकर के फ्यूज कर जाती है अपनी एग अपरेटस से। पोरोगेमी जो मोस्ट कॉमन होता है, पोरोगेमी ये वाला जो है ना, ये फर्टिलाइजेशन का ये वाला जो टाइप है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। तो पोरोगेमी में क्या होता है कि पॉलन ट्यूब ऐसे इंटेगुमेंट से होते होते हाइलम वाले माइक्रोपाइलेंड से आकर के उसके बाद एग अपरेटस में जाती है। तो ये वाला डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तुम जाके सर्च कर सकते हो एनाट्रोपोसोब्यूल उमंग बायो क्लासेस, तो मिल जाएगा तुम्हें बहुत अच्छे से। बाकी यहाँ से तुमने पढ़ लिया कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे करती है। पहले स्टिग्मा पे कोई भी पॉलन ग्रेन आया, उसे जो पिस्टल है वो रिकॉग्नाइज करेगी कि वो हमारे लिए कंपेटिबल है, कहीं हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन मैच तो नहीं करता, या फिर कहीं ये अदर स्पीसीज का तो नहीं है।
ठीक है। तो वहां से अपना अगर सेम स्पीसीज मतलब कॉम्पेटिबल हुआ, फर्टिलाइजेशन के लिए सही हुआ, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं तो वहीं पे क्रॉस हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन और स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं। तो देखो अगर सेम टाइप का हुआ फिर तो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। अगर गलत हुआ तो वहां पे पॉलन जर्मिनेट ही नहीं करने देगा। जैसे ये स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया तो यहाँ से जर्मिनेट करेगा तभी तो पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी, तो ये यहीं पे रोक देगा। अगर गलत टाइप का हुआ तो वहीं पे रोक देगा। The ability of pistil to recognize pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grains and pistil। तो पिस्टल की जो एबिलिटी है कि वो पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये बेस्ड होता है उसके मतलब एक्सेप्टेंस और फर्दर फॉलोड बाय रिकॉग्निशन के बाद वो आगे डिसीजन लेती है कि इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, जो कि पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच का एक रिएक्शन होता है। मैंने तुम्हें अभी बताया S1H2 वो वाला जो बताया था ना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तो वैसे ही ये भी रिएक्शन होता है। द डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। तो मेथड सेम होता है S1H2 जैसे, बट यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, पॉलन से भी होते हैं और पॉलन ग्रेन से भी होते हैं, पिस्टल से भी होते हैं और पॉलन ग्रेन से भी केमिकल रिलीज होते हैं। वहां से वो मैचिंग करता है, वो उसके पास इतनी एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की। ठीक है, it is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection। देखो पिछले कुछ सालों में ना जो बॉटनिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो हमारी प्लांट्स की स्टडी करते हैं, have been able to identify some of the pollen pistil component and the interaction। इन्होंने कुछ pollen pistil के कंपोनेंट्स को स्टडी किया है, आइडेंटिफाई किया है और उनके बीच का इंटरेक्शन को मतलब इन पे स्टडी किया है कि वो रिजेक्ट कैसे करती है और एक्सेप्ट कैसे करते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ये प्रोसेस मेथड को ना उन्होंने अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी का कुछ डायग्राम्स हैं, देखो आप पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, देखो ये तुम्हारा स्टिग्मा है और यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है। ये वाला तुम्हारा जो डायग्राम है ना, वहाँ पे पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, ये तुम्हारा स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर के जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेट क्यों कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कॉम्पेटिबल हो गया है, मतलब ना जेनेटिकली सिमिलर है ना फिर या फिर किसी अदर स्पीसीज का भी नहीं है, जेनेटिकली डिफरेंट है और सेम स्पीसीज का, इसलिए यहाँ पे जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मतलब सेल्फ कॉम्पेटिबल है, इनकॉम्पेटिबल नहीं है, कॉम्पेटिबल है। ये देखो ये तुम्हारा हो गया स्टाइल वाला पार्ट। स्टाइल वाले पार्ट में तुम्हारा पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन्स है ना, देखो ये तुम्हारा 1 नंबर, ये तुम्हारा 2 नंबर, ये तुम्हारा 3 नंबर, ये तुम्हारा 4 नंबर और ये तुम्हारा 5 नंबर। यहाँ पे टोटल 6 पॉलन ट्यूब्स हैं, बट उसमें से 5 डीजनरेट कर चुके हैं क्योंकि वो या तो जेनेटिकली सिमिलर होंगी या फिर किसी अदर स्पीसीज की होंगी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब कोई पॉलिनेटर पॉलन ग्रेन ले आता है तो डिफरेंट प्लांट्स के पास जाता है फूड लेने, तो वहां से उसके बॉडी पे स्टिकी नेचर के होते हैं तो चिपक जाते हैं, और किसी फीमेल फ्लावर के पास गया तो वहां पे जब चिपकेगा तो यहाँ से स्टिग्मा पे जाकर के कुछ पॉलन ग्रेन्स गिरा देगा। तो ऐसा तो है नहीं कि फिक्स होता है कि यहाँ से तुम्हें जाना है वहां पे छोड़ देना है, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे स्पीसीज के पास जाता है, बहुत सारे प्लांट्स के पास जाता है और वहां से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो देख रहे हो 6 में से सिर्फ एक यहाँ पे मैच कर पाया है, एक यहाँ पे कॉम्पेटिबल है, तो एक का पूरा पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ है और फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कंटिन्यू हुआ है। थर्ड वाला एलएस ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है अपना फ्लावर का जो कि पॉलन ग्रोथ का बता रहा है कि कैसे पॉलन ग्रोथ होती है। डी में enlarged view of an egg apparatus showing entry of pollen tube into a synergid, देखो यहाँ पे तुम बहुत ध्यान से देखना, ये जो है ना तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये जाकर के सिनर्जिड सेल से फ्यूज कर रही है, सिनर्जिड सेल से फ्यूज कर रही है ना ये, तो यहाँ पे ये जो सिनर्जिड सेल्स होती है वो पॉलन ट्यूब से टूट जाती हैं और उसमें मैंने बताया था जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाती है। तो जो जनरेटिव सेल का 2 होगा ना, 2 मेल गैमेट, वो जाकर के एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और एक जाकर के तुम्हारा एग से फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे
ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन आगे मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, तो बस तुम इतना समझो। अब ये वाला हमारा हो गया कि दिखा रहा है ना यहाँ पे कि कैसे पॉलन ट्यूब जा करके वो करता है, यहाँ पे इंटरेक्ट करता है वहाँ पे एक सिनर्जिड सेल से। देखो यहाँ पे ध्यान से तुम देख लो, ये एनसीईआरटी का सारा डायग्राम है, तो तुम एनसीईआरटी अपने साथ खोल के रख सकते हो, पढ़ सकते हो साथ साथ में। आओ आगे देखते हैं। एज मेंशन्ड, देखो यहाँ पे आपने डी वाला शायद छोड़ दिया पॉइंट, ई वाला डिस्चार्ज ऑफ मेल गेमेट्स इनटू सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू एग अनदर इन सेंट्रल सेल। देखो यहाँ पे मेल गेमेट का डिस्चार्ज हो चुका है, एक जा रही है पोलर न्यूक्लियाई के पास और एक जा रहा है एग सेल के पास। यहाँ पे तुम ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फ्यूजन 3 हो रहा है। 3 फ्यूजन कैसे, 2 पोलर न्यूक्लियाई के सेल्स, 1 सेकेंड वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे एक सेल और दूसरी सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई की सेल्स और एक मेल गैमेट्स, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ये वाला प्रोसेस फर्टिलाइज कर रहा है और यहाँ पे एक प्रोसेस फर्टिलाइज कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल्स होती हैं और एक में मेल गैमेट जाता है, तो यहाँ पे हो गया ट्रिपल फ्यूजन। और वहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन भी तो हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन के साथ एक फर्टिलाइजेशन भी हुआ, और दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है अपना एग सेल के साथ दूसरे मेल गैमेट का। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया है। नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करो, दोबारा से वहाँ पे बैक जाओ और पढ़ो। एज मेंशन्ड अर्लियर, following compatibility pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce pollen tube through a germ pore। देखो तुम्हें पॉलन ग्रेन वाला याद है वो स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा हो गया इंटाइन, ये हो गया एक्साइन, एक्साइन लेयर। ये कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो जाओ लेक्चर देखो। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ जगह होती है एक्साइन लेयर में, एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिन की बनी होती है जो टेपिटम सीक्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो जर्म पोर, ये जो तुम्हारा कुछ स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, तो ये अंदर नहीं है, वो ये अंदर नहीं है, ये बाहर तक ही है, यहाँ तक है सिर्फ। ये जो स्पेस तुम्हें दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं जर्म पोर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इसमें से पॉलन ट्यूब, इंटाइन लेयर की इलोंगेशन होती है, वहां से तुम्हारा पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता है। और यहाँ पे देखो, फॉलोइंग compatible pollination the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube। अब ये pollen grain गया स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से क्या करेगा कि इसकी इंटाइन लेयर अंदर वाली लेयर इंटाइन लेयर इलोंगेट करेगी और अपना पॉलन ट्यूब बनाएगी, ठीक है। तो वहां से ये स्टिग्मा से होते हुए स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाकर के फ्यूज करेगा। ये हमने 1.12a यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये वाला डायग्राम में हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ो। द कंटेंट इज पॉलन ट्यूब, द कंटेंट्स पॉलन ट्यूब, रुको यहाँ पे ये 2 वर्ड्स हैं, एक में टाइप हो गया। द कंटेंट्स ऑफ पॉलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा पॉलन ट्यूब। तो ये जो पॉलन ट्यूब का जो जितना भी मटेरियल होता है वो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ग्रो करते जाता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच द ओवरी। यहाँ पे तुम डायग्राम बी और सी में देख सकते हो कि जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है वो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंच रहा है ग्रो करते करते। You would recall that in some plant pollen grains are set at 2-celled condition called vegetative cell and generative cell। More than 60% of angiosperms में, ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, more than 60% of angiosperms में ये 2-celled condition ही होती है। More than 60% of angiosperms में, more than 60% of angiosperms in the sense flowering plants में ये 2-celled condition ही होती है, ये 2-celled condition ही होती है। लेस देन 40% में अपनी 3-celled होती है, जिसमें जनरेटिव सेल्स डिवाइड करके एक और सेल बना लेती है, ठीक है, 2 सेल। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इन फॉर्म 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। 2-celled कंडीशन में क्या होता है, जनरेटिव सेल्स डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट्स बनाती है, 2 मेल गैमेट्स बनाती है और वो स्टिग्मा से होते हुए अपना अंदर पॉलन ट्यूब में होते हुए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तक जाते हैं। In plant which set pollination in 3-celled condition, pollen tubes carry the 2 male gametes from the beginning। और देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो,
जो 2 सेल्ड वाली कंडीशन होती है उसमें आगे चल के जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। लेकिन 3 सेल्ड कंडीशन में जो अभी पॉलन ट्यूब बनी नहीं होती है, मतलब अभी स्टिग्मा पे ही पॉलन ग्रेन होता है, वहीं पे मेल गैमेट रेडी हो जाता है। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि बिगिनिंग से ही अपना 3 सेल्ड कंडीशन में 2 मेल गैमेट बिगिनिंग शुरुआत से ही होते हैं, जबकि 2 सेल्ड कंडीशंस में आगे चल के जो वेजिटेटिव सेल होती है वो 2 मेल गैमेट्स बनाती है। 2 सेल्ड में मेल गैमेट्स बनाती है जनरेटिव सेल, 3 सेल्ड कंडीशन में पहले से ही प्रेजेंट होता है मेल गैमेट 2। आ जाओ आगे। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव, यहाँ पे मैंने ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लाइन इसे ऐड किया है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल जनरेट ट्यूब सेल्स while generative cells give rise to two sperm cells at the time of development of pollen। देखो क्या ये बोल रहा है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स में कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि वेजिटेटिव सेल जो होती है वो पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब की सेल्स हैं उसे बनाती है, उसे जनरेट करती है, जनरेट इन द सेंस उसे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और जो हमारी जनरेटिव सेल्स होती हैं वो 2 मेल गैमेट्स को बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, गिव राइज करती हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि वेजिटेटिव सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब्स, द स्पर्म्स यील्ड फ्रॉम वेजिटेटिव सेल आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव सेल्स हमारी पॉलन ट्यूब बनाती हैं, जबकि जनरेटिव सेल्स के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो जाकर के आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। While generative cell reproductive in nature, vegetative cell are non-reproductive in nature। देखो जनरेटिव सेल हमारी रिप्रोडक्टिव होती है नेचर में, जो कि फर्टिलाइजेशन करके फर्दर रिप्रोडक्शन करती है, जबकि वेजिटेटिव सेल ऐसा कुछ नहीं करती है, वेजिटेटिव सेल नॉन रिप्रोडक्टिव होती है। वेजिटेटिव सेल यहाँ पे है अपना ट्यूब सेल इसे बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल इसे बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल इसे बोलते हैं, जो पॉलन ट्यूब बनाती है। और जनरेटिव सेल यहाँ से जो अगर 3 सेल्ड कंडीशन हुआ ना तो ये पहले ही बिफोर मैच्योर जो आकर के डेवलप होता है ना स्टिग्मा पे, उसके पहले ही यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स हो जाएंगे, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे एंड इन 3 सेल्ड कंडीशन में। ठीक है, और इस वाले में जब ये डेवलप करेगा ना स्टिग्मा पे जाके, तब ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। 2 सेल्ड कंडीशन में मोर देन ऑफ 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाता है वहां पे डेवलप करता है, तब जनरेटिव सेल मेल गैमेट्स बनाती हैं। 3 सेल्ड कंडीशन में पहले से ही मेल गैमेट बना होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। इस चीज को भूल मत जाना, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं 7-8 बार रिपीट कर चुका, पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुका, 5, 6, 7, 8 जितनी बार बोल चुका। आ गया। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovules through the micropyle and then enters the one of the synergies through the filiform apparatus। मैंने समझाया पहले ही, ये मैं नहीं समझाऊंगा, इसे तुमने बहुत बार पढ़ चुका है। आओ समझाता हूं। पॉलन ट्यूब ओवरी पहुंची, पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचा और लोकेशन पूछ लो कहाँ तक है, अभी व्हाट्सएप पे। पॉलन ट्यूब ओवरी तक गया, ठीक है। अब वहां पे मैंने तुम्हें एक डायग्राम में बताया था, फिलीफॉर्म अपरेटस कुछ केमिकल्स रिलीज करती है टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए उसे कुछ केमिकल्स के थ्रू कुछ केमिकल सीक्रेट करती हैं और उसे अपनी ओर बुला लेती हैं, ठीक है। तो वहां से वो एग अपरेटस के पास जाता है जिसमें 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल होती है, फीमेल एग सेल होता है एक अपरेटस में। तो वहां से जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करके उसे अपने पास बुला लेते हैं, ठीक है। Many recent studies have shown that the filiform apparatus present at the micropyle part of the synergid guide the entry of pollen tube। वही वाली बात है जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारी स्टडीज में, रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tubes enter the ovules are together referred as pollen pistil interaction। एक बार और पढ़ते हैं। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब्स एंटर्स द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर्ड एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो
पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक पूरा लंबा प्रोसेस है। कहाँ से कहाँ तक है? जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया तब से लेकर के जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के एनाट्रोपस ओव्यूल जो एक सिनर्जिड सेल था ना अपना एम्ब्रियो से, उसके अंदर तक जब तक ना पहुंच जाए उसे हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। At point out as pointed out earlier, the pollen pistil interaction is dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen। ये जो होता है वो pollen pistil interaction जो होता है वो डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनामिक प्रोसेस इन द सेंस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो कि पहले रिकॉग्नाइज करेगा पिस्टल पे कि पॉलन ग्रेन हमारा से कॉम्पेटिबल है या नहीं। फॉलोड बाय मतलब होता है कि रिकॉग्निशन के बाद, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, उसके बाद या तो इसे एक्सेप्ट करेगा या फिर इसे रिजेक्ट करेगा। ठीक है। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर्स इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन कॉम्पेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। टू नॉलेज, एक बार और पढ़ते हैं। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया, कहने का मतलब है जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें जितना भी हमने नॉलेज लिया है, ये प्लांट ब्रीडर्स को, जो प्लांट की ब्रीडिंग में स्टडी करते हैं, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें जो स्टडी करते हैं, उनको बहुत मतलब ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है ना, उनको मतलब बहुत घुमाया, एक तरह से बोल सकते हो, उनका कॉन्सेप्ट को बहुत मिक्स किया है। इवन इन इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर हाइब्रिड। इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेशन मतलब या तो उसकी जेनेटिक सिमिलरिटीज हो या फिर वो अदर स्पीसीज का हो, जहाँ से भी हम हाइब्रिड बना लेते हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिड बनता है वो इनफर्टाइल होता है। ठीक है, तुमने जूलॉजी में पढ़ा होगा हिनी बोल लो या खच्चर बोल लो, जो कि डंकी और हॉर्स, डोंकी मेरा फ्रेंड नहीं है, डोंकी यार, एक तो ये राइटिंग गया आगे, जो कि देखो डोंकी एंड हॉर्स, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जो कि इनफर्टाइल होता है, ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आओ यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो ये मैंने एक डायग्राम पूरा तुम्हें समझा दिया था, नहीं समझे तो फिर से जाओ, रिवाइंड करो, दोबारा पढ़ो। यू कैन इजीली स्टडी pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. After 10 to 15 to 30 minutes, observe the slide under low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tube coming out of pollen grains। देखो तुम जाना, मटर सबसे इजी मैं बता रहा हूँ, मटर जो हम पनीर में डाल के खाते हैं, उसको फ्राई करके थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो पी जानते हो ना, पी मटर जिसे ऐसे पील करते हो, उसमें से दाने निकालते हो, इसको भी मैंने पढ़ा है। प्लेसेंटेशन में जाओ, लेक्चर देखो, उमंग बायो क्लासेस प्लेसेंटेशन लेक्चर सर्च करो, बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है, तुम्हें डिटेल में मिल जाएगा। तो देखो ये बोल रहा है ना कि इनका कुछ पॉलन लेना, पॉलन ग्रेन्स लेना और इसके स्टिग्मा पे जाकर के उसको डस्टिंग कर देना। डस्टिंग इन द सेंस इतना पॉलन लिए, इस पर फेंक दिया, ऐसे डस्टिंग कर दी। ठीक है, उसमें 10% ऑफ शुगर सोल्यूशन लेना, उसे 15-30 मिनट का मतलब उस पर शुगर सोल्यूशन लेना, उसे डिप कर देना, उस पर जो स्टिग्मा है ना उस पर ड्रॉप कर देना, और 15 से 30 मिनट के बाद जाना, उसे देखना, लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप के अंदर उसे डालोगे, ऊपर से जब देखोगे तो उसमें तुम्हें पॉलन जर्मिनेशन, कुछ पॉलन के जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है ना, वो तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, याद रहे, सेम स्पीसीज का यूज करना। पता चला कि पी वाले में तुमने यूज कर दिया किसी टोमेटो का, पोटैटो का, किसी अदर स्पीसीज का, तो वो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हारा सब सॉल्यूशन भी बर्बाद जाएगा, मेहनत भी बर्बाद जाएगी, तो इसलिए ध्यान से करो कुछ भी। नेक्स्ट, अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग। बाय द वे ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला, ये तुम अपने स्कूल टीचर्स से बोलना कि वो तुम्हें करवाएं, नहीं करवाएंगे तो बोलना मैडम करवा दो, सर करवा दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज
एंड ऑफन जनरा टू कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियल सुपीरियर वेराइटीज। देखो जो ब्रीडर होता है, जो अपनी इसकी स्टडीज करते हैं जो लोग, जो ब्रीडर होता है, ब्रीडर इन द सेंस दो अलग अलग प्लांट्स को पॉलिनेट कराना, फर्टिलाइज कराना, उन्हें ब्रीडर बोलते हैं। ब्रीडिंग इन द सेंस तुमने सुना होगा कि ये ब्रीड वाले टोमेटोज हैं, हाइब्रिड टोमेटोज जो महंगे मिलते हैं, तो अलग सुपीरियर वेराइटीज, जैसे मान लो कोई ज़्यादा जस्ट एग्जाम्पल देखो, ये सुपीरियर लिखा है ना, सुपीरियर वेराइटी, इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ। देखो टोमेटो तुमने देखा होगा, जो हाइब्रिड टोमेटो होता है ना, वो कुछ बहुत ज़्यादा दिन तक चलता भी है, थोड़ा टाइट भी होता है और बड़ा होता है, और मतलब ओवरऑल वो नॉर्मल टोमेटो से बहुत हेल्दी होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई एक वैरायटी है टोमेटो की जो साइज में बड़ी है, समझे, एक टोमेटो है जो साइज में बड़ी है, दूसरा टोमेटो है जो प्रोडक्शन में बड़ा है, उन दोनों को तुमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, एक नई वैरायटी उसकी बनकर तैयार हो गई, ठीक है। तो उसमें होगा, जो नई वैरायटी बनेगा उसमें चांसेस हैं कि वो बड़ा भी हो और अच्छा भी हो और लंबे समय तक चले भी, तो उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेराइटी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ अप्रूविंग अप्रोचेज ऑफ क्रॉस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो वायबिलिटी है, उसकी प्रोडक्शन है, उसका जो अमाउंट है, उसे हम बढ़ा सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। In such crossing experiment, it is important to make sure that the only desired pollen grains are used for pollination and stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging techniques. देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो टेक्निक्स होते हैं, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। जैसे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो अगर तुम्हें पॉलन ग्रेन छिड़कना है तो इससे मेल पार्ट को काट दो, इसे हम बोलेंगे इमेस्कुलेशन। मेल पार्ट को फिजिकली हटा दो और उसे बैग कर दो, बैग इन द सेंस पैक कर दो। जैसे मान लो ये मेल पार्ट है, इसे काटा और पैक कर दिया ऐसे स्टील से, स्टील पेपर, या तुम बटर पेपर जानते हो ना, बटर पेपर जिसमें रोटियां लपेट के हम रखते हैं रोल करके, तो उससे एंथर को काटा, उसे बैग कर दिया और अपना पॉलन ग्रेन उस पर छिड़क दिया। याद रहे किसी एक ओनली वन टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को ही वहां पे छिड़कना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेस्कुलेशन और बैगिंग। If the female plants bear bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence using a pair of forceps necessary. This step is referred as emasculation. Emasculation में क्या होता है, अगर कोई फीमेल प्लांट है जिसके पास दोनों बाइसेक्सुअल है, जिसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो वहाँ से मेल पार्ट को काटेंगे और उसे बैग कर देंगे, बैग इन द सेंस पैक कर देंगे, ठीक है। और इससे पहले कि वो एंथर मैच्योर हो और पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दे, उससे पहले उसे काट करके हम पैक कर देंगे और आगे अपना फर्दर फोर्सेप का यूज करके, ऐसा नहीं है कि कैंची लिया कुछ काट दिया, फोर्सेप के यूज से हम उसे हटा देंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। मैंने बताया बटर पेपर को उस साइज में काट लेना और जो प्लांट को जो हमने एंथर काटा है ना उसको बैग कर देना, उसे पैक कर देना। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन, ताकि उसके हम स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर सके कि वहां पे फालतू के पॉलन ग्रेन्स ना आ सके। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप। देखो क्या होता है कि पहले हमने इमेस्कुलेशन किया, काटा उसे, फिर उसे बैगिंग किया, बैगिंग इन सेंस कि हम दोनों को अलग अलग बैग करते हैं, एंथर को भी और स्टिग्मा को भी, ताकि कोई बाहर से पॉलन ग्रेन ना आ जाए। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाए फॉर द रिसेप्टिविटी इन द सेंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन फॉर रिप्रोडक्शन को ही हम बायो के टर्म में बोलते हैं रिसेप्टिविटी, फॉर रिसेप्टिविटी, ओके। तो वहाँ पे हम उसे रीबैग करते हैं, रीबैग करने से जो हम बटर पेपर लगाए थे उसे हटा देते हैं, फिर अपना डिजायर्ड जो हम पॉलन ग्रेन उस पर छिड़कना चाहते हैं उसे लेते हैं, फिर उसे छिड़क देते हैं, ठीक है। और वहाँ से हम उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद उसे दोबारा से बैगिंग कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं अपना डेवलपमेंट के लिए, फ्रूट के लिए। आ जाओ
If the female parent produce unisexual flower, there is no need of for emasculation. अगर फीमेल प्लांट के पास सिर्फ कोई एक इन द सेंस स्टिग्मा है तो वहाँ पे बैगिंग की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे अपना नॉर्मल काम हो सकता है विदाउट इमास्कुलेशन। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। फ्लावर ओपन हो उसके पहले फीमेल बर्ड को, फीमेल फ्लावर के बर्ड्स को हम बैगिंग कर देते हैं, बैगिंग जैसे पैक कर देते हैं, ठीक है। When the stigma become receptive, pollination is carried out using a desired pollens and the flower repacked। देखो जब स्टिग्मा जो मेच्योर हो जाती है फॉर रिप्रोडक्शन तो पॉलिनेशन हम अपने डिजायर्ड पॉलन के साथ करते हैं। जैसे डिजायर्ड पॉलिनेशन जिस पॉलन से हम उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है तो ह्यूमन के द्वारा ही होगा। ऐसा मत सोचना कि हम कैसे कराएंगे, हम कहाँ से पॉलन ग्रेन लाएंगे, ये कैसे। जो बॉटनिस्ट होते हैं वो बहुत मास्टर्स होते हैं इन सब चीज़ों में, तो इसकी टेंशन तुम मतलब बस कॉन्सेप्ट समझो कि जब हमारा स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो जो हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन के लिए हम रखे होते हैं तो उसे ले जाकर पॉलिनेशन कराते हैं और उसे दोबारा पैक करके छोड़ देते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब आते हैं अपने डबल फर्टिलाइजेशन पे। डबल फर्टिलाइजेशन ओके, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे या फिर अभी कर लेते हैं, चलो छोड़ो। लेक्चर 51 मिनट्स का हो चुका है बट कोई बात ना, इसे कर लेते हैं। मैंने सोचा था 20-25 मिनट की वीडियोस बनाऊंगा बट ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, तो कोई बात ना, करते हैं। चलो डबल फर्टिलाइजेशन एक बार मैंने समझा दिया है, दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergid, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of synergid. One of the male gametes moves toward the egg cell and fuses with its nucleus, then competing the syngamy. The result in the formation of diploid cell, the zygote. And the other male gamete moves toward the two polar nuclei located on the central cell, fuses with them to produce triploid primary PEN, primary endosperm nucleus, PEN। पेन फिगर 1.13 देख सकते हो तुम, फिगर 1.13 ए वाला पार्ट तुम्हें देखना है। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है, इस वजह से उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एनिमेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, द सेंट्रल सेल्स आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, द सेल्स आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी सेल्स एंड डेवलप द एंडोस्पर्म एंड ज़ाइगोट डेवलप द एम्ब्रियो। ये तो था तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ने वाला, अब मैं इसे समझा रहा हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे बता रहा है, इससे अच्छा तो मैं ही पढ़ लेता या पढ़ लेती। होता है यार, सबके मन में होता है। हमारे भी टीचर्स के साथ हम तो बहुत रिस्पेक्टफुल थे, तुम पता नहीं कैसे रहोगी। देखो डबल फर्टिलाइजेशन का ये मतलब होता है कि मैंने तुम्हें बताया था मोर देन 60% में 2 मेल गैमेट्स बनते हैं और 40% में शुरुआत से ही होते हैं। कहने का मतलब है कि 100% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 मेल गैमेट्स होंगे ही होंगे, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। तो देखो पॉलन ट्यूब आई, चलो पॉलन ट्यूब एंटर की स्टिग्मा से, स्टाइल में आई, ओवरी में आई। अब यहाँ से देखो तुम, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये वाली डायग्राम है ही नहीं उसमें, चलो छोड़ो। मैंने तुम्हें एक अपरेटस बताया था ना, नीचे एक अपरेटस था जिसमें 2 सिनर्जिड सेल्स थी और एक एग सेल थी, एक एग सेल था ना। तो देखो पॉलन ट्यूब आया, माइक्रोपाइल एंड से वो उसने एंटर किया। 3 तरह से आ सकता है, चैलेजोगेमी से, मीजोगेमी से और पोरोगेमी से। पोरोगेमी मोस्ट कॉमन होता है इसलिए मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो तो सिनर्जिड सेल के पास आया, सिनर्जिड सेल से पॉलन ट्यूब फ्यूज की, उसके साइटोप्लाज्म में सिनर्जिड सेल के जो अंदर मटेरियल भरा होता है, जहाँ पे उसका न्यूक्लियस होता है, वहां पे उसने 2 मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया जो कि पॉलन ट्यूब के साथ साथ आए थे। ठीक है, सिनर्जिड सेल्स में पॉलन ट्यूब्स के 2 मेल गैमेट्स आ चुके हैं। पॉलन ट्यूब में कहां से आए, पॉलन ग्रेन से आए। अब आगे देखो, सुनो, यहां पे अब 2 चीजें होंगी, 2 मेल गैमेट है, 2 बार फ्यूजन होगा। पहला फ्यूजन होगा जो बीच में सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थी ना, एक मेल गैमेट जाके उसे फ्यूज करेगा। ये देखो अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स थी, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थी। ये तुम्हारा था एग सेल, ये था सिनर्जिड सेल, यहाँ पे थी फिलीफॉर्म अपरेटस। तो देखो पॉलन ट्यूब आया, जस्ट सपोज ब्लू कलर से मैं पॉलन ट्यूब बना रहा हूँ, ये पॉलन ट्यूब आया, सिनर्जिड सेल में फ्यूज कर गया। इसके पास थे 2 मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट जाकर के यहाँ पे फ्यूज कर दिया। मेल गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड,
ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, तो ये ट्रिप्लॉइड बन गए, ये ट्रिप्लॉइड बन गए तुम्हारे, ट्रिप्लॉइड यानी 3n, तो ट्रिप्लॉइड बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया एंडोस्पर्म ऑलवेज ट्रिप्लॉइड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे देखो ये 3 फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना लेगा। एंडोस्पर्म एक तरह का फूड होता है, ठीक है। ये जो दूसरा मेल गैमेट है, इसे पर्पल कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो दूसरा मेल गैमेट ये जाएगा और ये तुम्हारे एग सेल से फ्यूज करेगा। पहला मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास जाकर के फ्यूज किया। पोलर न्यूक्लियाई के पास 2 सेल्स होती हैं, एन हैप्लॉइड, और जो मेल गैमेट होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। तो ये जाकर के फ्यूज किया तो तुम्हारे बन गए 3n यानी ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड बन गया तो वो बना देगा तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि फूड के जैसे काम करता है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, दूसरा जो मेल गैमेट है इन द पॉलन ट्यूब, जो कि अब सिनर्जिक सेल्स में आ चुके हैं, ये जाकर के तुम्हारा फ्यूज करेगा एग सेल से। एग सेल से फ्यूज किया तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो 2 फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, एक और एक 3 सेल्स आपस में फ्यूज कर रही, तो ट्रिपल फ्यूजन और 2 फर्टिलाइजेशन। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद जब ये सब हो जाता है तो ट्रिपल फ्यूजन जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई जो बना रही है ना, ये बना देती है तुम्हारे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है, जो कि फर्दर अपना फूड रिजर्व का काम करती है। उसके बाद जो जाइगोट बना होता है, यहाँ से एक मेल गैमेट और एक सेल बना करके ये 2n का जाइगोट बनाएगा, 2n का जाइगोट बनाएगा, जाइगोट। अब ये अपना जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होने लगता है, ठीक है। आ जाओ देखो ये स्टिग्मा, ये मैं बता रहा था, ये पॉलिट्यूब आई, पॉलिट्यूब ये वाली, ये यहाँ पे जाकर के एक फ्यूजन तो यहाँ पे होगा। इसे मैं किससे मार्क करूँ, इसे ब्लैक कलर से मार्क करूँ। देखो एक फ्यूजन यहाँ पे होगा, दूसरा फ्यूजन यहाँ पे होगा, 2 फर्टिलाइजेशन हुए, डबल फर्टिलाइजेशन। अब तुम एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे तुम्हारी पहले से ही 2 सेल्स हैं, यहाँ पे तुम्हारी पहले से ही 2 सेल्स हैं, ठीक है। एक मेल गैमेट और आ गया, एक मेल गैमेट गया, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3 सेल्स का फ्यूजन हो गया आपस में, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से तुम्हारे ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे, देखो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके आगे की स्लाइड्स में मुझे लगता है ब्लैंक होंगी, बहुत सही ब्लैंक ही हैं। तो देखो मेरे कहने का यही मतलब था कि ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा हमने 3 टॉपिक आज पढ़ लिए हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड डबल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप समझ आया होगा। 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है। मैंने सोचा था कि 20 से 25 मिनट में कवर करूंगा किसी भी तरीके से, बट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।